अफ्रीका में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, इतने सारे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं जिसने पूरे देश को बर्बाद भी कर दिया। तो ये जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में इंडिया में ज्यादा नहीं है। अब ये पिछले 3-4 साल में चेंज हुआ है क्योंकि कंसंट्रेशन ऐसा हो गया कि जो नंबर ऑफ कंपनीज है हमें इन्वेस्ट करने के लिए वो हम जैसे लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए भी कम होता जा रहा है। दोस्तों, आप सब रुचिर शर्मा को जानते हैं। उन्होंने एक और नई किताब लिखी है, नाम है 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस। तो पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया जब बिल्कुल आर्थिक मामले पर हिलडुल गई है, ऐसे में आगे का रास्ता कैसा है ये समझने के लिए हम आपके लिए समझ लीजिए कि मास्टर क्लास लेकर के आए हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया कहाँ है, उसमें भारत कहाँ है और उसमें हम और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। रुचिर, आपको बहुत मुबारक हो इस किताब को लिखने के लिए। आप इस वक्त न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में बैठे हैं। मैं ट्रंप के बारे में भी सवाल पूछूंगा। तो इसमें जो सबसे अपीलिंग चैप्टर्स मुझे लगे उसको सबसे पहले उठाते हैं, वो है स्टेट कैपेसिटी के बारे में, स्टेट पावर के बारे में और स्टेट का रुख कैसा है इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के। हम लोग यहाँ समझते हैं कि कोई कहता है कैपिटलिस्ट सरकार है, कोई कहता है सोशलिस्ट है, कोई कहता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेटिस्ट और स्टेटस कोइस्ट सरकार है। जो ग्रोथ की हिंदुस्तान को जरूरत है उसके लिए आप इसको किस फॉर्मेट में, किस फ्रेमवर्क में रखते हैं हमारी सरकार? हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो हमारी सरकार है, और ये मुझे सबसे बड़ा इशू है मेरा इंडिया के साथ, कि कोई भी सरकार आए जो फंडामेंटली उनका डीएनए रहता है, जो एकदम बिलीफ रहती है, वो मेरे ख्याल से स्टैटिज्म और सोशलिज्म ही है। कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं तो पहले भी ऐसी सरकारें आई हैं, तो ये ज्यादातर क्रोनी कैपिटलिज्म होता है। हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में खासकर से, पर बहुत कम सरकारें होती हैं इंडिया में भी, अगर आप देखें, जो ट्रू कैपिटलिज्म में बिलीव करती हैं। और ट्रू कैपिटलिज्म का मतलब रहता है कि आप प्राइवेट सेक्टर को जितना ढील दे सके दीजिए, बस उनको सपोर्ट करिए। पर हमारे जो डीएनए है, और ये सिर्फ सरकारों का नहीं, पर हमारे जो इंडियन एलीट हैं उनका भी ये है, वो कंट्रोल का डीएनए है कि कंट्रोल कैसे करें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करें, एक स्कीम के बाद क्या लॉन्च करें इस नाम पे कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर आप 70 साल में हमने 1000 स्कीम लॉन्च करी है और उसका क्या नतीजा रहा है। सो स्टेट कैपेसिटी जो इंडिया में है उसका एम्बिशन बहुत है कि हमें 1000 स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, गरीबों को की मदद करनी चाहिए। पर 70 साल के बाद भी अगर आप देखिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम लेवल क्या है, वो फिर भी बहुत ही लो है और देशों के मुकाबले। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की यही है कि हमारा जो डीएनए है, और ये सिर्फ पॉलिटिकल क्लास के नहीं पर आम आदमी का भी, वो काफी गवर्नमेंट में बहुत थोड़ा ज्यादा ही बिलीफ है और स्टैटिज्म और सोशलिज्म के तरफ ज्यादा ही झुकता है। और उसके आगे आप कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लाइफ की जो सर्कल है उसमें क्राइसिस के वक्त हम थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद फिर कामयाब हो गए तो हमको एरोगेंस आ जाती है और फिर हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। इसको कैसे रिलेट किया जाए दूसरे देशों के साथ, भारत के साथ? पहले हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, वो अर्ली 1980s में हुए थे, और उस टाइम भारत एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से उभर रहा था और हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा लोन लेने के लिए। और उस टाइम इंदिरा गांधी ने सबसे पहले थोड़े रिफॉर्म्स किए, फिर वो थोड़े साल तक हमारे पास थोड़ी ग्रोथ रेट आई, फिर वापस 1988 के बाद 89-90 में एक और क्राइसिस इंडिया के पास आई, फिर 91 में बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए क्योंकि हमें वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ा था। तो ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री रही है कि एक हमेशा जब हमारे पास क्राइसिस रहता है, फिर वाजपेयी सरकार के जब भी थी
उस टाइम भी जो भी रिफॉर्म हुए थे, इंडिया की ग्रोथ रेट काफी गिर गई थी। वो टेक नैस्डैक का बस्ट हो गया था, टेक की वजह से ग्रोथ रेट काफी कम हो गई थी साल 2001 और 2002 में। फिर हमने रिफॉर्म करे और फिर यूपीए 2 की सरकार के अंडर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी गिरी थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था 2012-13 में। फिर थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए, रघुराम राजन को लाए। तो ये सब इंडिया का पैटर्न है कि जब भी कोई क्राइसिस होती है उसी टाइम रिफॉर्म होता है, नहीं तो हम कभी रिफॉर्म अपने आप से नहीं करते। और अभी भी देखिए कि थोड़ा बहुत जो रिफॉर्म की बात आ रही है सरकार में, वो इसलिए क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद हमारी इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अब वापस थोड़ा बहुत रिफॉर्म पे फोकस आ रहा है। अब वो कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं उसका काफी क्रिटिसिज्म है फार्म बिल्स पे, पर कम से कम थोड़ा फोकस वापस आ रहा है। लेकिन आपकी किताब में एक बड़ा इंसाइट मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, वो ये है कि पॉलिटिक्स का और उसके फैसलों का और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कोई लिंक ही नहीं है। इसको समझाइए हमारे दर्शकों को। नहीं, ये इंडिया की बात है। जैसे अगर आप यूएस की इलेक्शन हिस्ट्री देखेंगे तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहती है, पर इंडिया में ये रिलेशनशिप मैंने ज्यादा देखी नहीं है। तो मैंने एक आंकड़ा यहाँ दिया है अपने इंटरव्यूज में और किताब में भी मैंने इसके बारे में बात करी है कि अगर इंडिया में देखेंगे आप तो कोई लगभग 30 ऐसी इंस्टेंसेस हैं जब किसी प्रदेश ने इंडिया में एक पूरे 5 साल के टर्म, कोई चीफ मिनिस्टर के टर्म में 8% इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करी। अब आप मानेंगे कि 8% जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो काफी जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, काफी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और ये 30 बार हो चुका है इंडिया में 1980 से, जब से हमें डेटा अवेलेबल है। और इस पीरियड में हमने ये देखा है कि आधे टाइम वो चीफ मिनिस्टर ने अपना इलेक्शन हारा है, फिर री इलेक्शन हारा है। अब ये मैंने कहीं किसी दुनिया में नहीं देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर 8% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करे एक 5 साल के टर्म में और फिर भी इलेक्शन हारे। तो इसलिए मैंने ये बोला है कि इस कंट्री में जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है उसके बारे में कि उसके अंदर काफी गैप है। और ये भी काफी इंस्टेंसेस हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर ने कुछ ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं किया हो और फिर भी उसने इलेक्शन जीता हो। काफी सालों से हमने देखा कि कोई प्रदेश है जहाँ पे होता रहा, आपके बिहार में भी हुआ काफी टाइम से। तो ये जो रिलेशनशिप है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में इंडिया में ज्यादा नहीं है। बस मैं आपसे बस एक चीज कहूंगा कि जो इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री है कि अगर आप इन्फ्लेशन हाई हो तो जरूर इलेक्शन हार जाएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी आपने और दी है उसमें, वो ये है कि पॉलिटिशियन का पहला टर्म और दूसरा टर्म, उसमें क्या फर्क होता है? सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट रिटर्न आते हैं जब कोई देश एक नया लीडर चुन के लाता है और वो लीडर रिफॉर्म करता है, और जब वो लीडर काफी टाइम ऑफिस में रहता है या सेकंड टर्म वापस आता है, तो जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस होती है वो पहले टर्म के मुकाबले काफी कम रहती है, काफी खराब रहती है। तो मेरे ख्याल से ये यूएस में एक काफी फेमस फ्रेज है इसके बारे में कि सेकंड टर्म कर्स, कि जितना ज्यादातर कोई लीडर पावर में रहता है, स्पेशली अगर सेकंड टर्म वापस आता है, तो वो उतनी एनर्जी नहीं रहती, उतना कमिटमेंट नहीं रहता रिफॉर्म के लिए, और जो स्टॉक मार्केट रिटर्न है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है वो काफी कम हो जाता है सेकंड टर्म में। सो ये मेरा ब्रॉड कंक्लूजन है और ये हमने इमर्जिंग मार्केट में भी ज्यादा देखा है। एक और चैप्टर जो बड़ा इंटेंस लगा मुझे वो है इनइक्वालिटी वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वाला, जिसमें आप कहते हैं कि सक्सेसफुल नेशंस प्रोड्यूस गुड बिलियनियर्स। तो अब जरा हमको मदद करिए कि गुड बिलियनियर्स को और बैड बिलियनियर्स को हम पहचाने कैसे? तो मैंने ये देखा कि ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी देश में हमें देखना चाहिए कि जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उस देश में, उसके पक्ष में लोग हैं या पक्ष में नहीं है। और जैसे काफी देश हैं, रशिया, मेक्सिको, वहां पर अगर आप काफी अमीर हो तो आप उस देश में पॉपुलर नहीं रहते। अब अमेरिका जैसे देश में है कि ज्यादातर अगर आप
अमीर रहते हैं तो आपको यहाँ ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और इसमें क्या डिस्टिंक्शन है? तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी आमदनी, अपना वेल्थ बना रहे हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम किया हो, जैसे टेक्नोलॉजी में या मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इनोवेटिव काम किया हो, कुछ इनोवेटिव बिजनेस बनाई हो, तो आपको काफी रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये जो लोग उभर कर आते हैं, मैं इनको बुलाता हूँ गुड बिलियनर्स, कि इन्होंने अपने बिलियंस बनाए पर इनको काफी रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि इन्होंने जो वेल्थ है अपने आप बनाई। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे अगर रियल एस्टेट हो, कमोडिटीज हो, जहां पर आपको सरकार की काफी सहायता चाहिए होती है, अगर आप उस में काफी अपनी वेल्थ बनाए, आमदनी हो, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि आपने इसलिए बनाया क्योंकि आपने सरकार मैनेज करी है, ये नहीं कि आपने खुद बहुत ग्रेट काम किया हो। अब मैं बिल्कुल समझता हूं कि ये ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, पर अगर आप देखें किस देश में कितने गुड बिलियनर्स है, कितने बैड बिलियनर्स है, मिक्स क्या है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। तो इसलिए मैंने ये चैप्टर लिखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं देखने के लिए कि किस देश में कितने गुड है, कितने बैड है, ये मिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और उसमें आपने जो नंबर यूज किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, वो ये है कि जो जीडीपी का 14% वेल्थ बिलियनियर्स के पास है, उसमें 29% बैड बिलियनियर्स के पास है। इसको जरा सा जस्टअपोज करिए गुड बिलियनियर्स के साथ, तो ये डेटा क्या बताता है? नहीं, ये बताता है कि इंडिया में और देशों के मुकाबले हमारे पास काफी वेल्थ है जो इंडस्ट्रीज में है। वहां पर जो इंडस्ट्रीज कहती है बैड बिलियनियर्स इंडस्ट्री, अब ये नंबर कम हुआ है पिछले 10 सालों में, पर फिर भी ये नंबर काफी हाई है। तो इसलिए मैं इसको बैड बिलियनियर्स के तरफ से देखता हूँ। और इंडिया में एक और बात है जो मैंने इस चैप्टर में लिखी है, जैसे आपने 2 फैक्टर बताया कि एक तो शेयर कितना होता है और गुड और बैड बिलियनियर्स के बीच में कितना शेयर होता है, और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वेल्थ आपने खुद बनाया है या आपकी वेल्थ उस बिजनेस से आई है जो आपने इनहेरिट किया है। और ये मेरे ख्याल से इंडिया का काफी यूनिक फिनोमिनन है कि जो 60% बिलियनर्स है इंडिया में, ज्यादातर वो उस इंडस्ट्रीज में है जहां पर वेल्थ जो है इनहेरिटेड हुआ है, और उससे भी मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट थोड़ी कम रहती है। और हम इंडिया में एक काफी डिबेट देख रहे हैं इन दिनों कि जो लोग हैं जहां पर नेपोटिज्म का भी एलिगेशन होता है कि अगर आपने अपने सक्सेस अपने फैमिली की वजह से हुआ है या तो मेरे ख्याल से उससे थोड़ी रिस्पेक्ट कम रहती है कंपेयर टू द फैक्ट कि अगर आप खुद बने हो। अथॉरिटेरियन सिस्टम्स हैं उसमें और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उसमें क्या फर्क होता है? क्या डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छा ग्रोथ देती है? हाँ, तो ये इंडिया में ये बहुत पॉपुलर सेइंग है दैट चाइना ने इतना हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के पास बहुत अथॉरिटी है, और इसलिए चाइना ने इतना हाई इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी। और मैंने रिसर्च से दिखाया है कि हर चाइना के लिए जो सक्सेसफुल रहा है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करने के लिए अंडर एन अथॉरिटेरियन रिजीम, उसके अदर साइड अफ्रीका में देखिए, मिडिल ईस्ट में देखिए, इतने सारे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं जिसने पूरे देश को बर्बाद भी कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन या डेमोक्रेटिक हो इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करने के लिए, पर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप जो है वो उस पर निर्भर होता है कि वो देश सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो चाइना के पास वो काफी लकी रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उनकी है टॉप पे, काफी टेक्नोक्रेटिक है, काफी कॉम्पिटेंट रही है। पर इतने सारे अथॉरिटेरियन रेजीम्स हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में जहाँ पर काफी खराब लीडरशिप है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एक अथॉरिटेरियन रेजीम में कि अगर आपकी लीडरशिप खराब हो तब उसको कुछ बोलना कि आप क्या खराब कर रहे हो नहीं कर रहे हो बहुत मुश्किल बात रहती है। तो इसलिए वो देश को और बर्बाद कर सकते हैं डेमोक्रेटिक रेजीम के मुकाबले, क्योंकि कम से कम डेमोक्रेटिक रेजीम में कुछ चेक्स और बैलेंसेस तो रहते हैं। क्योंकि मैं रुचि शर्मा जो कि चीफ स्ट्रेटजिस्ट हैं मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, उनसे बात कर रहा हूं। और जब आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ कंपनियों के हाथ में है,
मार्केट कुछ कंपनियां ड्राइव कर रही हैं। बड़े इन्वेस्टर के तौर पर आप जिन लोगों का पैसा लगाते हैं, मैनेज करते हैं, आपके सामने भारत की तरफ जब देखते हैं तो कितने ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और एवरेज इन्वेस्टर जो हमारे जैसे हैं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इसके बारे में भी बात करी है। वो है कि इंडिया के बारे में मैं हमेशा ये चीज़ कहता था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो और इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले हमारे पास बहुत सारी अच्छी क्वालिटी कंपनीज हैं। मैं 25 साल से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और ये मेरा हमेशा बिलीफ रहा है कि अब इंडिया के पास काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। अब ये पिछले 3-4 साल में चेंज हुआ है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऐसा हो गया कि जो नंबर ऑफ कंपनीज है हमें इन्वेस्ट करने के लिए वो हम जैसे लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए भी कम होता जा रहा है, और जो एवरेज इन्वेस्टर है वो और भी कम हो रहा है क्योंकि अब ये जो न्यू इकोनॉमी है, ये डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ये जो न्यू इकोनॉमी आ रही है, वर्चुअल इकोनॉमी जिसको कहते हैं, इसका वेल्थ क्रिएशन जो है वो काफ़ी स्टॉक मार्केट के बाहर हो रहा है कि वो यूएस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाइनीज इंस्टीट्यूशन है, जापानीज इंस्टीट्यूशन है, पैसा लगा रहे हैं पर वो प्राइवेटली लगा रहे हैं। और इसलिए हम जैसे इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जो आम इन्वेस्टर है, उसको उस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी कम स्कोप है। तो इसलिए जो इन्वेस्टेबल स्कोप है इंडिया में वो थोड़ा कम होता जा रहा है।